हेलो गाइस, पीएससी में आपका स्वागत है। ये कुछ क्वेश्चन है टेक्निकल के जो सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है ना सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक है। तो प्रॉपर्टी का टॉपिक आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका टॉपिक हम सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन। और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन टेक्निकल का आएगा वो टॉपिक वाइज आएगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज से ये होगा कि मतलब कि आप एक मतलब सीक्वेंस वाइज में एक तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मिक्स अगर रहेगा तो मतलब कौन क्वेश्चन कहाँ से आएगा रैंडम वो पता नहीं चलेगा। तो हम अभी स्ट्रेंथ मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चलाएंगे, इसका ख़त्म कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट को पकड़ेंगे। तो पहला ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना SSC जेई, ठीक है, SSC जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, SSC जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे सारे इसमें। तो देखते हैं सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन बोलता है कि मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, तो पॉइजन्स रेशियो का एक्चुअली जो है वो लिमिटिंग वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब कि सिविल वर्ल्ड के लिए, मतलब कि मटेरियल के लिए, फॉर मटेरियल। ठीक है, फॉर मटेरियल इट इज़ 0.5 to 0.5। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए 0 से 0.5 तक इसका रेंज होता है। ठीक है, और बाकी जो है ना ये जैसे कि बाकी जो होता है कि आपका ज़ीरो किसका होता है, तो ज़ीरो किसका होता है, ज़ीरो होता है आपको कॉर्क का होता है। ठीक है, कॉर्क का होता है। कहने का मतलब कि ज़ीरो जो हुआ वो हुआ आपका कॉर्क का हुआ जो परफेक्टली प्लास्टिक का रहता है। ठीक है, और आपको ज़ीरो से 0.1 से 0.2 तक जो होता है वो होता है आपको कंक्रीट का। ठीक है, कंक्रीट का होता है। ठीक है, और भी होता है, मतलब कहने का मतलब है कि फिर इससे आगे 0.2 होता है, 0.2 ग्रेटर देन 0.2 होता है। तो आपको मतलब 0.2 से ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है, आपको स्टील होता है। ठीक है, फिर आपको 0.5 जो होता है वो होता है आपको परफेक्टली इलास्टिक रबर। ठीक है, ये रबर का होता है। तो ये हो गया इस तरह से। ये मतलब कि याद करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि कहने का मतलब है कि 0 कॉर्क का होता है, और 0.5 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो परफेक्टली इलास्टिक रबर का होता है, 0.1 से 0.2 कंक्रीट का होता है, फिर 0.2 से अब मतलब कि 0.3 तक जो होता है, 0.27 से 0.3 तक वो आपको स्टील का होता है। तो इतना वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ resilience is the maximum energy stored at लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक लिमिट। कहाँ तक प्रूफ रिजिलेंस होता है। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक प्रूफ रिजिलेंस होता है, ये इलास्टिक लिमिट तक होता है प्रूफ रिजिलेंस। ठीक है, इसका ये आंसर होता है। लेकिन ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक जो होता है ना, हुक्स लॉ
वैलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, हुक्स लॉ, ठीक है। ये हुक्स लॉ वैलिड होता है यहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक, और इलास्टिक लिमिट तक जो है वो प्रूफ रेजिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर जो है वो वैलिड होता है। और आपको पता ही है कि प्रूफ रेजिस्टेंस क्या होता है। प्रूफ रेजिस्टेंस होता है मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड अप टू व्हाट, द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट विदाउट क्रैकिंग और परमानेंट डिस्टर्बेशन, मतलब बिना डिस्टर्ब हुए, बिना क्रैक हुए जो अल्टीमेट मैक्सिमम एनर्जी स्टोर किया जा सकता है, दैट इज़ द प्रूफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रूफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, प्रूफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, इनटू वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रूफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस इनटू आपको वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, तो ये होता है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस वॉल्यूम प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होगा, है ना। तो इसका मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो कि आपको ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रूफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रूफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पेसमैन इन चारपी इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एज, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट में स्पेसमैन जो होता है वो कैसा लिया जाता है, कैंटिलीवर लिया जाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम लिया जाता है, फिक्स बीम लिया जाता है। तो चारपी इम्पैक्ट टेस्ट में आपको पता है कि कैंटिलीवर यहाँ पे नहीं लिया जाता है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सपोर्टेड लिया जाता है, किसमें, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट जो करते हैं उसमें लिया जाता है। और ये पता है कि चारपी इम्पैक्ट टेस्ट एक्चुअली क्या होता है कि सिंपली सपोर्ट लिया जाता है, तो एक मतलब कि ये स्पेसमेन ले लेंगे, सिंपली सपोर्ट लगा देंगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ से ये मतलब कि टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो होता है ना, मेजर द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द स्टैंडर्ड नोचेस, ठीक है। स्पेसमैन ये भी ऑब्जॉर्ब एनर्जी को मेजर करता है, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है। और ये स्ट्राइक का डायरेक्शन है ये वाली, तो यहाँ से स्ट्राइक लोड दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली सपोर्टेड के लिए ही होता है। और एक चीज़ और कि एक चीज़ और इसमें है कि एक दो टेस्ट होता है, एक इसके साथ साथ एक और पूछ सकता है, ईजाद टेस्ट, ईजाद टेस्ट, ठीक है। तो ईजाद टेस्ट एक्चुअली जो होता है कि ईजाद टेस्ट वो ज़्यादा पूछता नहीं है। ईजाद टेस्ट में पूछता है कि ईजाद टेस्ट वी नोचेज, ईजाद टेस्ट ओनली वी नोच इज़ यूज्ड वाइल चारपी टेस्ट इज़ व्हाट, वी एंड यू नोचेज दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये जो चारपी इम्पैक्ट टेस्ट था, ये एक्चुअली जो है वो यू और वी, ठीक है, मतलब कि यू एंड वी दोनों के लिए होता है, ठीक है, 4P। और एक होता है ईजाद टेस्ट, ईजाद टेस्ट, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर व्हाट, ईजाद टेस्ट इज ओनली फॉर वी नोचेस,
वी नोचेस, ठीक है। तो ईजाद टेस्ट सिर्फ वी नोचेस के लिए होता है और चारपी टेस्ट यू एंड वी दोनों नोचेस के लिए होता है। और चारपी इज़ फॉर व्हाट, इट इज़ फॉर द सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये जो ईजाद टेस्ट है ना, वो एक्चुअली इसमें जो ऑप्शन था, एक था क्या कैंटिलीवर, एक था सिंपली सपोर्टेड, है ना। तो कैंटिलीवर भी होता है, लेकिन ये कैंटिलीवर जो होता है ये वाला कैंटिलीवर इज़ फॉर व्हाट, इज़ ईजाद टेस्ट है, ईजाद टेस्ट ये भी अब्जॉर्ब एनर्जी के लिए टेस्ट किया जाता है, लेकिन कैंटिलीवर स्पेसमेन पे किया जाता है ईजाद टेस्ट। और कैंटिलीवर सिर्फ और ईजाद टेस्ट सिर्फ और सिर्फ वी नोचेज होता है। और चारपी इम्पैक्ट जो है वो सिंपली सपोर्टेड स्पेसमेन पे किया जाता है, और ये यू नोचेज वी नोचेज दोनों के लिए होता है। तो ये चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो समझ में आ गई। ये कैंटिलीवर मतलब कि ये कैंटिलीवर जो होगा ईजाद के लिए हो जाएगा, ईजाद के लिए हो जाएगा। और सिंपली सपोर्टेड जो हो जाएगा वो आपको क्या चार पी के लिए हो जाएगा। ये सिंपली सपोर्टेड जो हो जाएगा सीधे सीधे ये चार पी के लिए हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 नंबर कह रहा है द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो। अब देखिए द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो, एक्चुअली ये लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो पूछ रहा है। तो आपको ये हो जाएगा 0.5, चूँकि 0 to 0.5 होता है इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, ठीक है। ये इतना होता है, ये वाला याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी तो हमने बताया कि मतलब कि 0 कॉर का होता है, 0.5 जो होता है किसका होता है इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक के लिए होता है, मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक क्या रबर होता है, वो कॉर परफेक्टली प्लास्टिक होता है। और 0.1 से 0.2 जो होता है कंक्रीट का होता है, 0.27 से 0.3 जो होता है वॉट स्टील के लिए होता है। ये सारा टेबल ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a square block is subjected to state of simple shear b equal to a square block is subjected to state of simple shear. The linear strain of the diagonal shall be, तो डायगोनल का मतलब ये कह रहा है कि एक स्क्वायर ब्लॉक है जो स्टेट ऑफ सिंपल शेयर है, उसमें सिंपल शेयर लग रहा है, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन ऑफ डायगोनल सेल भी, तो डायगोनली उसका लीनियर स्ट्रेन क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये सबको पता है कि मतलब कहने का मतलब कि स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेस का, इसका एक्सप्रेस मतलब कि डेरिवेशन बहुत लंबा है। तो आप ये चीज़ याद रख लीजिए कि ये जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन स्ट्रेन इधर नहीं, आपको इधर बताता हूँ मैं। इसका पहली बात कि जो हो जाएगा ये आपको स्ट्रेन जो होता है, ठीक है, वो स्ट्रेन, ये क्या बोल रहा है शियर स्ट्रेन की बात कर रहा है, शियर स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा है। तो शियर स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिनोट्स करते हैं, ये ऐसे डिनोट्स करते हैं ना, करने का मतलब कि स्ट्रेन को ऐसे डिनोट करते हैं /2 होता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन का आधा होता है ये आपको व्हाट लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये लीनियर स्ट्रेन है, तो हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन, इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। और ऐसे तो डिफरेंस ऑफ शियर स्ट्रेसेस जो होता है वो डिफरेंस ऑफ हाफ ऑफ शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये मतलब एवरग्रीन क्वेश्चन है भाई, हमेशा पूछते रहते हैं द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है।
तो देखो इसमें जो है मैं जो बता रहा हूँ आराम से ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है ना कि ई जो होता है ई इज इक्वल टू मतलब कि 3k, ठीक है, 1 - 2 म्यू, ठीक है। ये के बल्क मॉडुलस है, ये ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। ये याद रखना है। फिर आपको ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ठीक है। ई इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, ई इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू होता है, ठीक है। ये याद रखना है। तो ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच बोल रहा है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा। ये सेकंड वाला जो पूछ रहा है रिलेशन, ये रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी जो है ना वो शेयर मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, ठीक है। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो इसके बीच रिलेशन ये होगा और यहाँ पे शेयर मॉडुलस का रिप्रेजेंटेशन जी की जगह पे एन दिया है, तो ई इज इक्वल टू 2n × 1 + म्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ई इज इक्वल टू 2n 1 + म्यू कौन सा है, तो सी नंबर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है। यहाँ पे एन इज इक्वल टू जी, दैट इज शेयर मॉडुलस, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इफ पी इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है। कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मतलब कहने का मतलब कि कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसमें पी लग रहा है स्ट्रेसेस एंड ए लेंथ है बी इज व्हाट, लेंथ विड्थ एंड डी इज थिकनेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है भाई। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको निकाल लिए। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि कोई एक बॉडी है, रेक्टेंगुलर है या जो भी हो, इसमें अगर आप पी लगाइएगा, ठीक है, तो पी लगाइएगा तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा कि ये बॉडी जो है वो ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा, है ना। तो ये जो हो जाएगा आपको ये कंप्रेसिव हो जाएगा, ये टेंसाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब हो गया ना कि तीनों डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में लगेंगे। तो ये अगर क्या है, एक्स डायरेक्शन में अगर है तो बाकी नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अगर देखे जाए वॉल्यूमेट्रिक, है ना, वॉल्यूमेट्रिक देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि आपको ई जो हम लिखेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक लिखेंगे, पहली बात तो ई वॉल्यूमेट्रिक लिखेंगे। और हम मान लिया जाए कि एक्स डायरेक्शन में पी लगाए हैं, तो पी ऑफ ई ये एक्स डायरेक्शन का है, ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन का है, ये डिवाइडेड बाय इतना माइनस म्यू ऑफ पी वाई डिवाइडेड बाई ई माइनस, ये पूरा नहीं आ रहा है, समझ रहे हो बात। अब P जो है ना वो एक्स वाई जेड तीनों में P ही है। तो आपको मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक जो निकालना है वो तो P बराबर ही हो जाएगा, तो बराबर ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप एक बार ही हम लिख ही देते हैं, तो ये P/E रहेगा, ठीक है, माइनस म्यू ऑफ P/E रहेगा एंड माइनस म्यू ऑफ P/E
ई रहता है ये तीनों डायरेक्शन में। ये पी वाई है एक्स डायरेक्शन में, तो बाकी डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। और विथ व्हाट पॉइजनस रेशियो के साथ। अगर पी वाई आप कॉमन ले लेंगे तो पी डिवाइडेड बाई ई अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक म्यू और एक म्यू, दो म्यू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 - 2 म्यू। ठीक है, तो ये वाली आंसर हो जाएगा पी वाई टू 1 - 2 म्यू। अब इसके हिसाब से ऑप्शन में देख लीजिए पी बाई ई और ये आंसर हो जाएगा। तो है ही डी नंबर ऑप्शन। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ स्मॉलर सेक्शन। अब देखिए ये एक्चुअली भाई जी ये क्या कह रहा है कि स्मॉलर सेक्शन मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जो स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड हो जाए वो एक्चुअली डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो वो डक्टिलिटी कहलाता है। और एक चीज़ और, ये जो आपको प्लास्टिसिटी है, ठीक है, प्लास्टिसिटी इज अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेन। ये होता है अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेन, कि इन इलास्टिक अंडरगोज इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक स्ट्रेन में चला जा गया हो, यानी कि बियॉन्ड द स्ट्रेन चला गया हो, दैट इज द प्लास्टिक। ठीक है, दैट इज द प्लास्टिक एंड इलास्टिक। ये जो होता है ना इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी वो होता है कि अगर आप लोड को हटाएं तो ओरिजिनल शेप को गेन कर ले। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज गेन द ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो ओरिजिनल शेप को जो गेन कर ले दैट इज load after the elimination of load it gain the original shape, that property have the elasticity, है ना। तो that elasticity have that types of property and malleability is what, malleability वो होता है malleability जो होता है वो होता है कि आपको वो प्रॉपर्टी जो मटेरियल को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दे। इट मीन्स convert into what, convert into what, thin sheet, थिन शीट में कन्वर्ट कर दे, दैट इज द मेलेबिलिटी। तो आपको समझ में आ गया ये क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डक्टिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एवरी मटेरियल ओबे हुक्स लॉ। अब इस पहले ही नंबर क्वेश्चन में आया था कि मतलब कि प्रूफ रेजिलियंस कहाँ तक वैलिड होता है, तो दैट इज़ व्हाट इलास्टिक लिमिट तक इज़ वैलिड फॉर व्हाट, प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, और ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक जो वैलिड होता है दैट इज व्हाट, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुक्स लॉ, मतलब कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। 9 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि if uniform bar is subjected at one end in vertical direction and loaded at the bottom end by
load equal to the weight of the bar, the strain energy as compared to that due to self weight। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसका निकालना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का तो ये थ्राइस होता है। ठीक है, तो थ्राइस इसका याद कर लीजिए, ऐसे थ्राइस होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी। ये तो अभी हमने बताया था। ठीक है, तो क्या होता है कि ई इज इक्वल टू, एकदम ये रट्टा मार लीजिए भाई, ई इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू। ठीक है, ये हो जाएगा, एंड ई इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू। ये होता है, ये रट्टा मार लीजिए। ठीक है, तो जी होता है शेयर मॉडुलस के बल्क मॉडुलस, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, तो जी के जगह पे जी इज़ व्हाट, जी इज़ एन, यहाँ पे एन दिया हुआ है जी के जगह पे। ठीक है, तो आप इससे मिला लीजिए, और म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू जो होता है ना, मॉडुलर रेशियो होता है 1/m के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 2g इंटू 1 + 1/m। ठीक है, ई इज इक्वल टू 2g 1 + 1/m। कौन सा ऑप्शन में है, तो 11 नंबर का ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर देखते हैं कि 12 नंबर कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ पीस अंडर टेंशन इंडिकेट इज। अब देखो, ये भी वही चीज़ कह रहा है, अभी इसके पहले हम जो 4 ऑप्शन बताए थे कि डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी, कि मतलब इलास्टिसिटी वो होता है जो कि आप और मतलब कि लोड को हटाएं तो वो शेप रीगेन कर ले, इलास्टिसिटी होता है। प्लास्टिसिटी वो होता है कि आप सेक्शन में बांट दे, है ना, अंडरगो टेंशन, टेंशन इंडिकेट करते हुए वो पीसेज में बांट दे, मतलब ये पीसेज में बांट दे, दैट इज व्हाट, दैट इज प्लस, दैट इज व्हाट, डक्टिलिटी, नॉट प्लास्टिसिटी, दैट इज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी बोलते हैं इसको। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी हो जाएगा, पीस में सेक्शन में जो बांट दे। और जो मेलेबिलिटी क्या बताए थे हम, मेलेबिलिटी वो बताए थे कि आपको जो थिन सीट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, थिन सीट में जो कन्वर्ट कर दे वो मेलेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि द रिलेशन विथ ई एंड जी, ये तो अभी बताया है। इसमें क्या होगा जाएगा, जब भी आए ना क्वेश्चन तब भी लिखो ई इज इक्वल टू वाट, ई इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू। ठीक है, ये हो जाएगा, एंड ई इज इक्वल टू वाट, ई इज इक्वल टू 2g वाट 1 + म्यू। ठीक है, तो ये इतना होता ही होता है, ये आपको रटना ही रटना है, एकदम रट्टा मार लीजिए इसको, मैं बता रहा हूँ ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर इज व्हाट, इज ऑफ बी आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, स्ट्रेस स्ट्रेन के रेशियो को क्या कहते हैं। अब देखिए, ये हुक्स लॉ हमको क्या बोला था, हुक्स लॉ क्या बोला था कि हुक्स
लॉ इज व्हाट? हुक्स लॉ बोला था कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो हो जाएगा, स्ट्रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 14 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो और ये तो बात थी बेसिक चीज़, लेकिन इसमें जो पूछता है, अब पूछता है और ये जो ऑप्शन है वो हम आपको डील कर दे रहे हैं। ऑप्शन चारों के चारों ये ऑप्शन जो है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो होता है वो आपको लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन होता है। ठीक है, फिर आपको ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो कि जी बोलते हैं इसको, शियर मॉडुलस जी। तो शियर मॉडुलस मतलब कि जी, तो शियर मॉडुलस शियर स्ट्रेन, व्हाट शियर स्ट्रेन ऐसे नहीं लिखा था, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होता है शियर मॉडुलस। ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है, और आपको क्या है, बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू व्हाट? के इज इक्वल टू व्हाट? बल्क मॉडुलस इज के इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये स्ट्रेस जो होगा ना वो वॉल्यूमेट्रिक होगा, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो होगा वो भी वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो ये हो जाएगा आपको, वो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शेयर मॉडुलस भी हो गया। पॉइजन रेशियो लैटरल स्ट्रेन बाय पॉइजन रेशियो, इसमें ऑप्शन है नहीं, तो चलो ये इतना चीज़ याद रखना। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि द लिमिट पॉइजन रेशियो इज 0.5। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एसएससी जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी जेई जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसएससी जेई का है, हम सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि प्रैक्टिस से याद हो जाएगा और कुछ जो ऑप्शन है उसको डील कर देते हैं, जहाँ तक हो सके इलेबोरेट करेंगे हम क्वेश्चन को। ठीक है, एक्सपैंड करके हम बताएंगे। 16 नंबर क्या कह रहा है कि डक्टिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। अच्छा, किसका डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होता है? तो डक्टिलिटी किसका सबसे ज़्यादा होता है ये आपको देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन कंटेंट किसमें कितना होता है। ठीक है ना, तो कार्बन कंटेंट किसमें कितना होता है, तो जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा यानी कि कार्बन है ना कंटेंट अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपको डक्टिलिटी क्या होगा? डक्टिलिटी जो होगा वो कम होगा, ब्रिटलनेस जो है वो बढ़ेगा, ब्रिटलनेस जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा तो ब्रिटल मटेरियल होगा, और कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा तो डक्टाइल मटेरियल कम हो जाएगा, मतलब कि डक्टाइल की ओर बढ़ता जाएगा, ब्रिटलनेस स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कंटेंट की बात हम कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपको कार्बन कंटेंट किस में होता है? पी आयरन में होता है। सबसे कम जो होता है वो आपको रॉट आयरन में होता है, जो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन कहलाता है। जो रॉट आयरन ये जो है ना प्योर फॉर्म ऑफ आयरन कहलाता है। तो कार्बन
कंटेंट जो होता है इसमें वो कितना होता है कि 0.8 होता है, ठीक है, 0.8% होता है, 0.08 होता है एक्चुअली, एक्चुअली जो है वो 0.08 होता है, ठीक है। और पीग आयरन की बात किया जाए तो पीग आयरन लगभग जो है वो आपको 4% होता है, ठीक है। पीग आयरन, कास्ट आयरन की बात किया जाए तो कार्बन इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, जो 2 से 5% होता है, 2 से 5% होता है, 2 से 5% होता है। मॉइल्ड स्टील की बात किया जाए तो मॉइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट जो है वो 0.3% होता है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से लगा लीजिए कि जिसमें कम कार्बन कंटेंट रहेगा वो डक्टिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम डक्टाइल कौन है, तो सबसे ज़्यादा कम 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 कार्बन कंटेंट किसका है, तो 0.08 है, ठीक है ना। तो 0.08 है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि राट आयरन हो जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो हो जाएगा वो राट आयरन हो जाएगा। उसके बाद फिर डक्टिलिटी अगर किसी का होगा तो वो माइल्ड स्टील होगा, माइल्ड स्टील होगा। उसके बाद अगर किसी का डक्टिलिटी होगा तो वो किसका होगा, कास्ट आयरन का होगा। उसके बाद किसका होगा, आप सबसे कम अगर डक्टाइल होगा तो वो पिग आयरन का होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ब्रिटलनेस पिग आयरन होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस इन्वर्सली होता है। तो ये चीज़ पूरा इसका मतलब कि एक्सप्लेनेशन हो गया, मतलब पूरा डिटेल्स हो गया, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको पता है कि राट आयरन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड इज गिवन एज, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन सॉलिड इज गिवन है। अभी तो हमने बताया कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, अब्जॉर्प्शन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस रेजिलेंस ये सब नहीं पूछ रहा है, ये फॉर्मूला पूछ रहा है स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी का। तो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी का जो है ना वो फॉर्मूला ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली जो होता है स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो ये जो होता है ना कि हमको जो डायग्राम दिया जाता है स्ट्रेन के द्वारा जो बना हुआ डायग्राम है, उस डायग्राम के क्षेत्रफल हमको क्या देता है, स्ट्रेन एनर्जी देता है, अब्सॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी देता है। तो हम उसमें अगर सिग्मा लगा रहे हैं तो इसके साथ आपको क्या होगा, स्ट्रेन होगा ना। तो ये सिग्मा इंटू स्ट्रेन है ना, ये वॉल्यूम। तो हम यूनिट वॉल्यूम पे मतलब कि ट्रायल करते हैं, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा और वॉल्यूम ये यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो 0.5 इंटू सिग्मा इंटू ई हो जाएगा ये स्ट्रेन एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये आंसर होना चाहिए 17 का डी आंसर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलेशन, यार ये तो फिर क्वेश्चन आ गया कि मतलब कि कहने का मतलब है कि ये E इज इक्वल टू वॉट, 3K1 - 2 म्यू एंड E इज इक्वल टू वॉट, 2Z1 + म्यू। तो 2Z1 + म्यू होगा, यानी कि Z इज वॉट, Z इज N, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू 2N1 + म्यू हो जाएगा, 2N1 + म्यू, दैट इज सी आंसर इसका हो जाएगा, 18 का भी सी आंसर हो जाएगा। तो 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट स्टील,
ठीक है। तो स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है 2.1 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। तो 19 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर और कुछ चीज़ें आपको जाननी है तो और जान सकते हैं, जानना वो ज़रूरी नहीं, स्टील का ज़्यादातर याद रखना ज़रूरी है। फिर एलुमिनियम का एक याद रखना ज़रूरी होता है कि 0 पॉइंट जो है ना 0 पॉइंट वॉट 0.7 इंटू 10⁵ ठीक है मेगा पास्कल, ये होता है एलुमिनियम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। और किसी जैसे कॉपर का याद करने का ज़रूरत नहीं, कॉपर का 1.1 होता है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। तो वही तो बात है, यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस की ही बात कर रहा है। तो यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस क्या होता है, E इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, ये शेयर मॉडुलस हो गया, पॉइजन्स रेशियो हो गया। तो यहाँ पे आपको G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई E इधर आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू। तो E इज इक्वल टू व्हाट इज मैच, तो ये वाला तो मैच हो रहा है, ठीक है। तो 20 का ये मैच हो जा रहा है, इसको आप उलट के इधर ले आओगे तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बाद g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e बट्टा 2 इंटू 1 प्लस म्यू। ये यहाँ पे v जो है ना, v इज द म्यू, v इज म्यू, ठीक है। तो यहाँ ए आंसर हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज 0.5, ये तो 1000 बार बताया है हमने। फिर आपको बोल रहा है कि द आइडेंटिफाई द इरोनियस स्टेटमेंट माइल्ड स्टील। इरोनियस स्टेटमेंट माइल्ड स्टील क्या होता है, हैज़ टू yield point is ductile material has a small percentage elongation of failure shown strain hardening। तो इरोनियस स्टेटमेंट माइल्ड स्टील, इरोनियस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है मतलब, तो इरोनियस स्टेटमेंट जो होता है वो कुछ परसेंटेज एज ए स्मॉल परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ फेलियर, इलोंगेशन में जो फेल होता है ना उसी को इरोनियस स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज इलोंगेशन एट फेलियर इज व्हाट एंड इट इज रिक्वायरमेंट, तो वही होता है। तो कितना परसेंट तो पूछ नहीं रहा है, ये एक्चुअली इलोंगेशन फेलियर के वजह से होता है। इरोनियस स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि मतलब कि फेल हुआ इलोंगेशन में, तो है ना, तो इलोंगेशन में फेल हुआ। तो डक्टाइल मटेरियल में एक्चुअली ये जो फेल होता है 20 से 30% होता है, और ब्रिटल मटेरियल में ये जो फेल होता है वो 5% होता है। इरोनियस स्टेटमेंट इसी को बोलते हैं। तो एक्चुअली ये फेलियर से संबंधित है, इलोंगेशन फेलियर से संबंधित है इरोनियस स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन का, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन द कंक्रीट, इट इंडिकेट्स दैट
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टील का अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा हो कंक्रीट से तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, जिसका अगर इलास्टिसिटी बढ़ेगा वो इलास्टिक होगा, तो मोर एंड मोर इलास्टिक होगा, तो ये मोर एंड मोर और इलास्टिक हो जाएगा। अब स्टील एक इलास्टिक मटेरियल है, है ना, तो इलास्टिसिटी इसका और बढ़ाने की बात करें तो मोर इलास्टिक हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर कह रहा है कि द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस किसके बराबर होता है, इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस लेस देन यील्ड स्ट्रेस। क्या होता है भाई, ये तो इजी एकदम, इजी एकदम, इजी एकदम बोल दूँ मैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेस देन यील्ड होता है, तो पहले वर्किंग होता है उसके बाद यील्ड आता है, तब ना अल्टीमेट जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस रहेगा, उसके बाद आपको यील्डिंग होगा, उसके बाद आपको अल्टीमेट तक जाएगा, समझ रहे हो बात। तो 24 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर का रहेगा मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट has little what plastic elongation range, has long plastic elongation range, could be hammered into very thin sheets, so large elastic strain। तो बोल रहा है कि मटेरियल डक्टाइल कब कहलाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है, मटेरियल डक्टाइल कब कहलाएगा, जब लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज होगा, है ना। डक्टाइल मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि उसमें इलोंगेशन ज़्यादा हो, लॉन्ग इलोंगेशन हो, तो लॉन्ग इलोंगेशन तो यही है, तो ये होगा लॉन्ग इलोंगेशन, ठीक है, बी आंसर होगा इसका भी। 26 नंबर का है पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज अ, पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ये लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। पॉइजन रेशियो ये जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक सेक्शन ये है ना, तो सेक्शन है इसको हम लगा रहे हैं पी, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और इधर की ओर जो दबेगा ऐसे और ऐसे ऊपर नीचे से, दैट इज़ व्हाट लैटरल, ठीक है। तो लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल होगा तो नेगेटिव होगा, और वैल्यू जो लेते हैं मोड लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक, ये तो हम पहले बता चुके हैं, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक जो होता है वो बल्क होता है, मतलब कि बल्क में, ठीक है, बल्क का मतलब होता है के, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हो गया। फिर यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ई होता है, लीनियर स्ट्रेन, सॉरी लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको रिजिडिटी जी, है ना, रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो ये सब हम बता चुके हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस है, अभी तो बताया शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो 29 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि 40 डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको बी पे मोमेंट ले लीजिए,
इसको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसका आंसर नेगेटिव होगा 40। अगर नहीं करना है तो ये एक्चुअली देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि एक मोमेंट को ज़ीरो कर देंगे इसमें, ठीक है। सबमिशन ऑफ मोमेंट ज़ीरो करेंगे तो आप बी पे सबमिशन ऑफ मोमेंट को ज़ीरो करो, कहीं पे भी करो, मोमेंट बी को ज़ीरो कर रहे हैं। तो ज़ीरो कर रहे हैं इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर रेफरेंस लेंगे बी पे तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100 ये 100 ये, तो 20 इंटू वॉट 200 ये हो गया, प्लस क्या होगा आर ए सपोर्ट रिएक्शन एट ए इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ इज इक्वल टू ज़ीरो, सबमिशन ऑफ ज़ीरो होगा, तो आर ए बराबर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 डिवाइड हो जाएगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बचेगा क्या आर ए इज इक्वल टू वॉट 2 इंटू 20 और दैट इज़ डाउनवर्ड इज नेगेटिव, क्योंकि ये इधर 200 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हो, ये रिएक्शन आएगा इसका। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 नंबर कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट। ये तो हम पहले ही बताया था भाई, रिजिलेंस बोलते हैं इसको, इलास्टिक लिमिट तक रिजिलेंस बोलते हैं। डक्टिलिटी वो होता है जो सेक्शन में काटा जा सके, ठीक है ना, सेक्शन में काटा जा सके। इलास्टिसिटी वो होता है जो ओरिजिनल शेप को गेन कर सके। फिर मेलेबिलिटी वो होता है जो मतलब कि कहने का मतलब थिन शीट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो 30 नंबर का ए आंसर होगा। ओके गाइस, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मटेरियल के क्वेश्चन लगभग 150 आसपास क्वेश्चन होंगे, तो हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप क्या करें कि ये वाली बात कर लें, ठीक है ना, ये वाली सब्सक्राइब कर लें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सब्सक्राइब शेयर करें भाई, एंड कमेंट भी करें दोस्त। कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि कैसा मतलब कि सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हैव अ नाइस नाइट एंड डे, गुड बाय।